चलिए जी, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करने वाले हैं। 13.3 तक सारा कुछ डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है। तो हम लोग आज बात करने वाले एक्सरसाइज 13.4। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हैं सारणी टेबल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी यादृच्छिक चर का। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको स्पष्ट बताया गया है कि कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को जो फॉलो करेगा वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन कौन? पहला नंबर ये है कि जितने सारे यहाँ प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं सारे पॉजिटिव होने चाहिए। सारे पॉजिटिव होने चाहिए मतलब वो आसपास लिखा हुआ 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। सिंपल बात है, निगेटिव नहीं होगा तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करता है, किसी भी घटना की प्रायिकता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा भी हो गया, बात तो वही हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ स्पष्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है आपको, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहेंगे? जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा ऐसे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कहाँ तक होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए। इसी चीज़ का ये व्याख्या है। दूसरी बात ये है कि इसका जो सम है ना, सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम है, जिसको हम सिग्मा से कह सकते हैं, वो 1 होना चाहिए। माने सभी प्रायिकता का योग, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 हो और प्रत्येक की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ा हो। ये दो कंडीशन अगर फॉलो होता है तो हम कहेंगे कि हाँ, दिया गया जो सारणी है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। फिलहाल आप अगर आपको ये एक्सरसाइज के बारे में जानकारी नहीं हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख ले, वहाँ पे आप सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया, क्योंकि बिना इसको समझाया बना कैसे पाएंगे। चलिए जी, तो पहला प्रश्न में आपको ये सारणी दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे कि हियर तो लिखा ही है, ठीक है। टेबल मैंने बना दिया है कि आपको पता चल जाए कि दिया क्या है। यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या सबका जो सम है, चलिए जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे सबका जोड़ 1 है कि नहीं और सबका प्रोबेबिलिटी जो है कि नहीं 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा तो है ही, ये तो पहला कंडीशन फॉलो हो ही रहा है। दूसरा बात ये है कि हमारा सबका सम जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि सिंस ऑल, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 0, जितने हैं सारे वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। ऐसे लिखना ज़रूरी है, नहीं तो इसको अगर कंडीशन लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, उसके बाद लिखेंगे एंड सिग्मा f, अगर आप लिख देते हैं सिग्मा px तो मतलब वही हुआ सबका जोड़ जो है वो कितना है, या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन में सेकंड तरीके से लिख दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे सबको ऐड करके दिखा दीजिए कि 0.4, 0.4, 0.2 इन सब का जोड़ जो है वो कितना है, 1 है ना। 4 4 8 2 10 यानी 0.1.0 आएगा। तो नीचे में लिख देंगे कि हेंस ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हमारा दिया गया जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दिया गया जो टेबल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो नीचे में स्पष्ट लिख दीजिए कि हेंस द गिवन टेबल, जो दिया गया सारणी है, इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया, या इसी चीज़ को, इस लाइन को अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। पहला नंबर ऐसे लिख दो इस लाइन को कि सिंस प्रोबेबिलिटीज of
the given random variables, ठीक है, of the given random variable, probability of all possible values कर दीजिएगा थोड़ा, all possible values of the given random variable, ठीक है, are positive या ग्रेटर देन 0, एक ही बात है, पॉजिटिव ब्रैकेट में देंगे या यहीं पे लिख दीजिएगा, अर्थात ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन को फॉलो करना है। इसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, एंड सम ऑफ all probabilities is equal to वही 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये फिर हेंस लिख दीजिएगा अपना। तो इस लाइन को या तो ऐसे लिखे या इस प्रकार से लिखे, बात एक ही है। उसके बाद लास्ट में हेंस लिखना है, ठीक है। बस ये दो चीज़ चेक करनी है। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब तो बस पहला क्वेश्चन इतना समझा दिया गया है कि आपको परेशानी ना हो। सेकंड क्वेश्चन से बस वैल्यू देखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, ऐसे एक सारणी दिया है, उसमें 4-5 मान दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 वाले टेबल में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक निगेटिव आ गया प्रोबेबिलिटी, और चूंकि शर्त क्या है कि सारे प्रोबेबिलिटी 0 से बड़े होने चाहिए, ये तो 0 से छोटा है, इसलिए स्पष्टता ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये टेबल। तो स्पष्ट लिख देंगे यहाँ पे कि हियर सिंस, क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है -0.1, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल, ये जो है ना असंभव है, होना ही नहीं चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल, अर्थात ये सही नहीं है। अतः क्या लिखेंगे कि हेंस द गिवन टेबल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है? और किसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? रैंडम वेरिएबल का, तो वो भी लिख दीजिए, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कहने का मतलब बस आपको दोनों केस को हर एक टेबल में चेक करना है, होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको लगेगा कि टेबल तो ठीक ठाक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पष्ट आपको दिख रहा है, टेबल मैंने बना दिया, इसमें दिया है कि कोई रैंडम वेरिएबल का है ना पॉसिबल वैल्यूज, उसके प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं। तो स्पष्ट दिख रहे हैं सारे 0 से तो बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव तो हैं, बट क्या है, इसका सम 1 आ रहा है, नहीं, देखिए 6, 1, 7 और 2, 9, 0.9 ही आ रहा है। यानी स्पष्ट यहाँ लिख देंगे कि हियर सिंस all probabilities of a possible value of random variable greater than 0, but sum of जो probabilities है random variable के, वो जो है ना is equal to 0.6 plus 0.1 plus 0.2 is equal to 0.9 is not equal to 1। मतलब सारे धनात्मक तो हैं लेकिन इनका जोड़ 1 नहीं है, इसलिए द गिवन टेबल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए जितने सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 से बड़े हैं, क्योंकि सब 0 से देख लीजिए बड़ा ही है। यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल z इज ग्रेटर देन 0, बट क्या इसका सम 0 है, 1 है? चेक कीजिए, देखिए इसको जोड़ेंगे 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 प्लस 0.05। अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10 यानी 1.05 आएगा। ठीक है, इसका सम जो आ रहा है वो 1.05 आ रहा है, बट 1.05 जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब 1 नहीं है, हमें 1 होना चाहिए, सिंपल बात है। ये 1 नहीं है, लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस द गिवन टेबल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भले ही उसका जो पॉसिबल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटीज है वो 0 से बड़ा है, बट 2 कंडीशन फॉलो करने हैं यहाँ पे, पहला और दूसरा। पहला कंडीशन तो पालन कर रहा है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया ना उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मिस्टेक से ना ये नंबर ऐसे लिखा गया है, तो आप समझ जाएंगे ये वही वाला मैं बात कर रहा था। ठीक है, एक में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, फिर दूसरा क्वेश्चन अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक में 4 क्वेश्चन थे और रोमन में लिखा गया था, हम लोग नंबर में डाल दिए, वो ध्यान नहीं दिया गया, तो आप उसको थोड़ा सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्पष्टतः एक बात लिखी गई है, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर समझना आपको आसान लगेगा। देखिए लिखा है कि एन अर्न कंटेन्स, अर्न मतलब एक कोई बर्तन है, कोई कलश है, वो कंटेन करता है 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, उसमें से 2 बॉल निकाले जा रहे हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट, अब जो एक्स जो है पता है रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट करता है, कहता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स जो है वो ब्लैक बॉल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखो अगर 2 बॉल निकाले जा रहे हैं तो उसमें पॉसिबल वैल्यू क्या है, और रैंडम वेरिएबल क्या है, वो ब्लैक की संख्या बताता है। तो या तो हो सकता है दोनों बार ब्लैक निकले, या एक बार ब्लैक निकले, या एक भी बार ब्लैक निकले। पॉसिबल रैंडम वेरिएबल के ही हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, पूछा है कि क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल है तो भाई उसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले जो जो दिए हैं हम उसको लिखते हैं, फिर समझ में आएगा कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है और क्या वो एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। ठीक, तो चलिए सबसे पहली बात जो जो दिया है यहाँ पे मान लिया गया, लेट ऐसे लिख देंगे कि रेड एंड ब्लैक, 2 बॉल है ना, रेड एंड ब्लैक बॉल्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, रेड एंड ब्लैक बॉल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर फॉर रेड हो जाएगा, बी फॉर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसके बाद लिखेंगे नाउ। अब वो क्या करता है, वेन 2 बॉल निकाल रहा है तो लिखेंगे वेन 2 बॉल्स, ठीक है, आर ड्रॉन, रैंडमली निकाल रहा है मतलब बिना देखे हुए, रैंडमली, देन तो उस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देन द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है बताइए। अगर 2 बॉल निकाल रहा है उसमें रेड और ब्लैक बॉल है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, या तो हो सकता है दोनों बार रेड निकले, या हो सकता है पहले रेड फिर ब्लैक निकले, या हो सकता है पहले ब्लैक फिर रेड निकले, या हो सकता है दोनों ही बार ब्लैक निकले। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, नाउ जो x है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देन, चलिए तो x क्या है, ब्लैक बॉल्स की संख्या बताएगा। तो अगर हम ये 4
सैंपल स्पेस है, प्रत्येक सैंपल स्पेस में हम लोग इसके अनुसार चेक करेंगे कि उसके नंबर्स कितने हैं। अगर वो दोनों रेड निकाले तो ब्लैक बॉल्स निकालने की संख्या क्या आएगी? 0, मतलब एक भी ब्लैक नहीं निकला है। अगर इसमें बात करें तो ब्लैक कितने निकले हैं? 1। अगर इसमें बात करें सैंपल स्पेस में तो उसमें ब्लैक कितने निकले हैं? 1। अगर हम इसमें बात करें सबसे लास्ट वाले कंडीशन में, जब दोनों बॉल ब्लैक निकला तो ब्लैक कितने निकले? 2। यानी x के पॉसिबल वैल्यूज, मतलब x कैसे चेक करना है? x आपको प्रत्येक सैंपल स्पेस को लेना है और उसमें उस जो वेरिएबल को दिया गया उसके अनुसार चेक करना है। जैसे हम लोग इसके लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, और क्या चेक करना है कि ब्लैक बॉल्स की संख्या कितनी है। तो हम इसको अगर लेंगे तो ब्लैक बॉल्स संख्या कितनी है? इसमें एक भी ब्लैक नहीं है तो 0। इसमें कितने ब्लैक हैं? 1। इसमें कितने ब्लैक है? 1। इसमें कितने? दोनों ब्लैक है 2। यानी x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? 0, 1, 1, 2, यानी 0, 1, 2 यही हो सकता है x का संभावित मान। तो लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी बॉल ब्लैक ना निकले, या ऐसा हो सकता है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल निकले, या हो सकता है कि 2 ब्लैक बॉल निकले। 2 अगर बॉल निकाल रहा है तो कंडीशंस यही हैं, इसलिए यह एक रैंडम वेरिएबल है। अब देखिए रैंडम वेरिएबल क्यों है, मैं इसके कारण बता रहा हूँ। हेंस x इज अ, 2 पूछ रहा था एक क्या क्या पॉसिबल मान है और वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। रैंडम x इज अ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए रैंडम वेरिएबल का डिफिनीशन आपको बताया गया है कि अगर रैंडम वेरिएबल में क्या क्या कंडीशन है, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लोगे, वैसे मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं उस चीज़ को कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। चलिए लिखा स्पष्ट है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होना चाहिए? रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसके जो भी मान आएंगे वो रियल वैल्यू होना चाहिए। क्या क्या मान आया है? 0, 1, 2, ये रियल वैल्यू है, यानी ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसलिए रैंडम वेरिएबल है। एक चीज और लिखा है कि हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया है, बिना देखे 2 बॉल निकाले गए हैं, वो एक यादृच्छिक प्रयोग है। उन प्रयोग में कहता है कि उन प्रयोग के जो मतलब वैल्यू आए थे वही क्या होने चाहिए? उस रैंडम ये जो आपका वेरिएबल दिया गया है इसके वो डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब समझते होंगे, जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है fx, ठीक है, y इक्वल टू fx दिया गया, तो यहाँ x जो मान रखेंगे वही उसका डोमेन कहलाएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा y का, जैसे मान लीजिए हम अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? y का मान भी 1 आएगा। और x का मान हम लोग अगर 2 रखें तो y का मान क्या आएगा? 4 आएगा। तो जो x का मान रख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल, वो हमारा कहलाता है डोमेन, ठीक, और जो आ रहा है रिजल्ट वो कहलाता है रेंज, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने जो रखा है वो डोमेन कहलाएगा। तो कहता क्या है कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमारा जो देख रहे हैं x के जगह पे वैल्यू रखा गया है वो सब हमारा सैंपल स्पेस ही रखा गया है, यानी कि सैंपल स्पेस ही उसका डोमेन है। इसलिए 2 चीजें हमें चेक करनी है, पहला कि x का जो मान आ रहा है वो रियल वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा x के जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, जिसमें चेक कर रहे हैं कि x का मान क्या होगा, वो सैंपल स्पेस का ही होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, इसलिए हम लिख देंगे कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। चाहो तो वहाँ कारण भी दिखा सकते हो, बट कारण दिखाने की जरूरत नहीं, ऊपर दिखाई दिया गया है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख दोगे कि x का मान जहां भी देखो कि आ रहा है कोई रियल वैल्यू, तो हम स्पष्ट लिख सकते हैं कि हाँ ये दिया गया मान रियल वैल्यूड फंक्शन के अंतर्गत है, इसलिए यह एक रैंडम वेरिएबल है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 चीजें, ये दिख रहा है और आपने सैंपल स्पेस को ही लिया है, तो ये रैंडम वेरिएबल होगा, बस, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। सारे डिफिनेशन याद होनी चाहिए तभी आप बना पाओगे, वरना फंस जाओगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स
ऑब्टेन्ड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, मतलब जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो उसमें आने वाले हेड की संख्या और आने वाले टेल की संख्या के बीच का जो डिफरेंस है उसको x रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है कि बताइए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो मान चलते हैं यहाँ पे नीचे में लिखा यहाँ पे कि x क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट, ठीक है, x क्या दिखाता है, x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स, between the number of heads and the number of tails when a coin tails obtained, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड जो प्राप्त है उसके बीच का अंतर दिखाता है। when a coin is tossed 6 times, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, ठीक। अब देखिए तो और उसके बाद एक चीज़ हमें समझना होगा कि मान के चलिए कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो जो नंबर ऑफ हेड्स हैं उसको एक कोई सिंबल ले लेते हैं कि P नंबर ऑफ हेड्स को दिखाएगा और Q जो है वो नंबर ऑफ टेल्स को दिखाएगा। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहीं पे लिख देते हैं कि देन, या अर्थात जो भी, इसका मतलब यही हुआ कि x जो है वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो उस चीज़ को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या ऐसे एक चीज़ लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं फिर हम दिखाते हैं कि लेट, माना कि P एंड Q, दो घटना हम ले लिए, P एंड Q डिनोटेड या रिप्रेजेंट, denoted the number of heads and number of tails respectively। हमने मान लिया कि ये P जो है वो हेड्स की संख्या बताएगा और Q जो वो टेल्स की संख्या बताएगा। तो इस कंडीशन में देन x क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कर रहा है ना, डिफरेंस किसका, हेड और टेल की संख्या का। तो टेल की संख्या को P बता रहा है और हेड की संख्या को Q बता रहा है, सॉरी हेड की संख्या को P और टेल की संख्या को Q, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन बता रहा है, x, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस P डिफरेंस Q। अब देखिए P डिफरेंस Q का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। P डिफरेंस Q का मतलब यही हुआ कि P और Q का अंतर, न कि घटाव। घटाव का मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ कि 4 और 5 का घटाव निकालिए तो घटाव आप बताओगे -1, लेकिन मैं अगर कहूँ 4 और 5 का अंतर बताइए तो आप कहोगे 1, यानी उसमें क्या होता है ना, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग मॉड का यूज कर देते हैं कि अंतर वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है, बीच का डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है। तो घटाव और अंतर, इसलिए इसको सब्ट्रैक्शन, इसको डिफरेंस बोलते हैं, थोड़ा समझिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन P और Q, यानी यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यानी कि P और Q के बीच का अंतर नहीं, डिफरेंस बता रहा है। अंतर का तो सिर्फ माइनस, डिफरेंस का तो यानी कि मॉड लगा देते हैं, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि आखिर जब 6 बार उछाला जाएगा किसी सिक्के को तो क्या क्या हो सकता है इसका अंतर। नाउ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, कितना टाइम उठाया जा रहा है, 6 बार, तो 6 टाइम्स। देन अब यहाँ पे हम एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी को आप देखोगे समझ में खुद आ जाएगा। हम लोग यहाँ 3 चीज लेते हैं, एक P लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग Q और एक लेते हैं X। X क्या होना चाहिए,
P और Q का डिफरेंस। P क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में ताकि तुम्हें पता चलता रहे। X क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। और Q क्या है? Q है आपका नंबर ऑफ टेल्स। ठीक, अब तुम देखो खुद यहाँ समझोगे कि अगर मैं एक सिक्के को 6 बार उछालूं तो हो सकता है कि 6 बार, मतलब 6 के 6 बार हेड आ जाए। तो जब 6 बार हेड ही आ जाएगा तो टेल कितना बार आएगा? एक भी बार नहीं आएगा। केवल हेड 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 6 बार आ गया तो टेल एक भी बार नहीं आया। हो सकता है कि हेड 5 बार आया हो और एक बार टेल आ गया हो, या ऐसा हो सकता है कि वो 4 बार हेड आया हो, 2 बार टेल आया हो। ऐसा हो सकता है कि 3 बार हेड 3 बार टेल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ठहरिएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर 3 हेड आए तो 3 टेल आएंगे, और अगर मान लो हेड की संख्या 2 हो जाए तो यानी टेल 4 बार आएगा। या हो सकता है कि हेड 1 हो जाए तो ये 5 बार आएगा, और ये अगर एक भी बार नहीं है इसका मतलब 6 बार टेल ही आएगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं P और Q की क्या क्या संभावित है। ठीक, और अब इन दोनों का x जो है रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या दिखाता है? इन दोनों का डिफरेंस। 6 और 0 का डिफरेंस क्या होगा? 6 होगा। 5 और 1 का डिफरेंस क्या है? 4। 4 और 2 का 2। 3 और 3 का 0। 2 और 4 का 2। अब देखो डिफरेंस समझ लो, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 आएगा। लेकिन अगर मान लो 2 में से 4 घटाओगे तो भैया -2 आएगा, बट इसका डिफरेंस निकालना है इसलिए डिफरेंस 2 ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 2। 1 और 5 का 4। 0 और 6 का 6। यानी x के संभावित मान जो है वो 0, 2, 4, 6 हैं। चाहे कहीं से भी इसमें चूज कर लो। ठीक है, तो ये सब जो है उसके आधार पर हम लोग लास्ट में हेंस लिख देंगे कि हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या रैंडम वेरिएबल जो भी कहें, x ही कह रहा तो हम लोग x कहेंगे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4 एंड 6। यही 4 संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार इस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4 में भी 3 प्रश्न हैं, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, क्या क्या है? पहला नंबर इसका जो है, चौथा का पहला, ये लिखा है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन। मतलब एक सिक्के को यदि 2 बार उछाला जाता है तो हेड्स की संख्या को दिखाने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाने हैं। यानी यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, ठीक है, कितने टाइम्स उछाला जा रहा है? 2 बार। टॉस्ड 2 टाइम्स, देन द सैंपल स्पेस, पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे तभी तो बनाएंगे। सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो या तो दोनों बार हेड, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, और या दोनों बार टेल। ये संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं पर ही देते हैं कि देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं? 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या कर रहा है? चूंकि रैंडम वेरिएबल का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो हमें मानना होगा ना रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स, ठीक, नंबर ऑफ हेड्स को वो दिखा रहा है रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स। तो आप खुद देख लो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर x नंबर ऑफ हेड्स को बताता है तो यहाँ लिख देंगे कि देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। अब आप इस कंडीशन के अनुसार देख लो कि x का मान क्या क्या हो सकता है। हेड्स को बताना है तो इसमें कितने हेड हैं? 2। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक भी नहीं, यानी कि 2 है, 1 है, 1 है, 0 है। यानी कि इसके अनुसार, इस सैंपल स्पेस के अनुसार x के जो पॉसिबल मान है वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो एक भी हेड नहीं होगा, या एक हेड होगा, या दोनों बार हेड आ जाएगा। ना कंडीशन है
क्योंकि 2 बार उछाला जा रहा है तो या तो दोनों बार हेड आ गया होगा या एक बार हेड आया होगा, एक भी हेड नहीं होगा। इससे भी बना सकते हो या डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि भाई क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड probability distribution of the given random variable is given by एक चार्ट बना दीजिए और जल्दी से इसमें भर दीजिए। ये देखिए आपका रैंडम वेरिएबल और ये उसकी प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो 0 या 1 या 2। और चलिए अगर 0 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब 0 मतलब एक भी हेड नहीं हो, एक भी हेड नहीं, उसके अनुसार क्या वो परिणाम है, ये है। इसमें एक भी हेड नहीं है तो 1 है इसके संभावित परिणाम। और टोटल कितने हैं, टोटल संभावित परिणाम 4 है ना। किसी घटना की प्रायिकता निकालनी होती है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यानी कि 1/4 ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटीज। अच्छा जी, इसमें आते हैं एक हेड हो। एक हेड वाले कितने हैं, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यानी इसके अनुकूल 2 परिणाम और टोटल 4 परिणाम, यानी ये कट जाएगा। यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। 2 हेड हो, चूंकि ये x को बता रहा है और x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड्स कितने हैं, 2 वाले 1 है। तो अगर 2 हेड वाले एक घटना है, एक परिणाम है तो 1 और टोटल कितने हैं 4, यानी इसकी प्रायिकता 1/4 होगा। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे जोड़ के देख लो। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा है और दूसरा इन सबका अगर एडिंग करोगे 1/4 + 1/2 + 1/4 = 4 आएगा। 1 + 2 + 1 यानी 4/4 = 1 आ रहा ना एक, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रायिकता बंटन है। बस यही आपको बनाना है, प्रायिकता बंटन बनाना है और कुछ नहीं करना है, बस चार्ट बना देना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरह से सब है, वो थोड़ा सा चेंजिंग है, हम उसको चेंज करते रहते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ टेल्स इन द सिमिल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स। मतलब 3 सिक्के को एक बार उछालता है तो टेल की संख्या बताने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यानी कि हम लिख देंगे वेन, कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3। वेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है, आर टॉस्ड simultaneously then the sample space is given by। बताइए 3 सिक्के को एक बार उछाले या एक सिक्के को 3 बार उछाले, बात एक ही है। तो उसके अनुकूल संभावित परिणाम क्या होंगे टोटल, या तो तीनों पर हेड आया होगा, या 2 पर हेड, 1 पर टेल, या 1 पर हेड 2 पर टेल, या तीनों पर ही टेल आया होगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 2 बार टेल 1 बार हेड, या 1 बार टेल दोनों पर हेड, या हो सकता है हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल 8 परिणाम होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 8। अब x क्या बता रहे हैं, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल्स को दिखाएगा, या नंबर ऑफ टेल्स। तो बताइए देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगे, यहाँ पर x के पॉसिबल नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पर टेल क्या क्या हो सकता है, अगर 3 सिक्के को उछाला है तो हो सकता है कि एक भी पर टेल नहीं आए, या 1 पर टेल आए, या 2 पर टेल आए, या मैक्सिमम तीनों पर टेल आ सकते हैं। ये ना हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पर इसके अनुसार आप देखोगे, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, यानी पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3। इसके अनुसार चेक कर लो, प्रत्येक को लेकर के पता चल जाएगा। ठीक, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। बताओ x क्या है, टेल्स को बताना। एक भी टेल नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या है, एक भी टेल नहीं है, इसके अनुकूल कितने परिणाम है, एक भी टेल नहीं है, सिर्फ यही ना है जिसमें एक भी टेल नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों हेड है। तो एक भी टेल नहीं है, इसके अनुकूल 1 परिणाम है, और टोटल कितने हैं, 8। अब देखिए एक टेल हो, एक और बनाना पड़ेगा ना 3 वाला, क्योंकि 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, एक टेल वाला बताइए किसमें है, एक टेल वाला इसमें खोजिए। एक टेल देखिए यहाँ पर भी है, एक टेल फिर यहाँ कहाँ गया, यहाँ है, यानी 3 परिणाम है। तो 3 और टोटल 8। 2 हेड वाले देखिए कितने हैं, 2 हेड वाले यहाँ है,
यहाँ है और यहाँ है, 3 इसमें भी है तो 3/8। और 3 हेड वाले 3 टेल वाले कितने हैं? 3 टेल वाले तो सिर्फ एक ही है, टी, तो यानी 1/8। चेक कर लो ना, 1 और 3 4 और 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 1 हो जाएगा। यानी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना है आपको, बस वो x का मान क्या हो सकता है उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी का तीसरा में थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसी का जस्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करता है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और उसमें आने वाले हेड की संख्या का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यानी वेरिएबल क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, अब देखिए ये बनाना इसलिए जरूरी है कि नहीं बनाओगे तो फिर ये प्रायिकता नहीं लिख पाओगे। ठीक, ये तो आसान है बनाना, क्योंकि बताओ अगर 4 बार उछालते हैं, लिख देते हैं व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो तो बाद की बात है। पहले ये बताओ कि परिणाम कितने होंगे। एक सिक्के पर 2 होता है, अगर 4 उछाला जाता है तो 2 का पावर 4, यानी कि टोटल कितने होंगे? 16 परिणाम होंगे। कौन कौन होंगे वो हम बनाएंगे। अभी ये बताओ, अगर x नंबर ऑफ हेड्स को बताता है तो एक सिक्के को 4 बार उछाला गया तो हेड्स की संख्या क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक भी बार हेड नहीं आए, या हो सकता है 1 बार हेड आए, या हो सकता है 2 बार हेड आए, या हो सकता है 3 बार हेड आए, या हो सकता है चारों के चारों हेड हो जाए। है कि नहीं है? यानी यहाँ पर टोटल इतने संभावित परिणाम हो सकते हैं। ये परिणाम तो निकल गए, यानी एक और यहाँ पर बढ़ जाएगा, लेकिन बट उसकी प्रायिकता कैसे पता चलेगी? जब तक सैंपल स्पेस नहीं मालूम रहेगा नहीं बना पाओगे। इसे सैंपल स्पेस देखो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि चारों ही बार हेड आ जाए, या 3 बार हेड 1 बार टेल आए, या हेड हेड टेल टेल हो जाए, या हेड टेल 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 हो जाए, या इसका ये भी हो सकता है कि टेल 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 हो जाए। ठीक है, ध्यान से बनाना ताकि 16 परिणाम होने चाहिए। एक भी मिस्टेक होगा ना फिर बन नहीं पाएगा। तो ये कितने हुए? 5 हुए। ठीक, आगे देखो। अब यहाँ जैसे हम लोग हेड को कम करते गए, अब टेल को कम करते जाएंगे। फिर देखो टेल 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 एक हेड, फिर टेल 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 2 हेड, टेल ट्रिपल हेड। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, टेल हेड या हेड टेल, या हो सकता है कि टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल हेड। जरा काउंट कर लो कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और क्या बन सकता है? 4 और बनेंगे। तो वो कैसे होगा जरा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि एक भी मिस्टेक होगा तो फिर बना नहीं पाओगे। हाँ, ऐसे हो सकता है इसी में कि हम लिख दें हेड टेल हेड, और इसी प्रकार से फिर हेड हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल टेल। अब गिन लो, टोटल शायद 16 हो गए होंगे। बिल्कुल 6 6 12 4 16। अब ये बनाओगे तभी यहाँ बना पाओगे। ठीक है, अब चलो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। एक भी हेड नहीं हो मतलब चारों के चारों टेल हो, तो इसके अनुकूल सिर्फ एक ही परिणाम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में टोटल 16। अब कहता है दूसरा क्या है? एक हेड हो। अब एक हेड वाला जहां जहां है काउंट करो। देखो एक हेड किसमें है? यहाँ पे है एक हेड, यहाँ पे है एक हेड, फिर उसके बाद और आ जाओ, देखो कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी कि 1 2 3 4 हेड हैं। इसी प्रकार से सबको काउंट करोगे। ठीक है, फिर 2 हेड वाला देखो कितने हैं? 2 हेड वाले अगर जो कटेगा तो उसको कटाएंगे भी, कट जाएगा ना, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 1 बटा में 4 लिख देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? 2 हेड वाला देखो, इसको पहले हटा लो, फिर देखो 2 हेड वाले कहाँ क्या है, काउंट कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ उस विधि से काम करना है। ये 2 हेड यहाँ पे भी हैं, फिर उसके बाद 2 हेड यहाँ भी हैं, फिर 2 हेड यहाँ भी है, 2 हेड यहाँ भी है, 2 हेड यहाँ, फिर 2 हेड, बस यानी 1 2 3 4 5 6, यही ना है, 6 हैं, यानी 6 बटा में 16। तो इसको जब कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ना, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में।
अब देखो 3 हेड हो, अब बात समझो, 3 हेड का मतलब कि एक टेल हो, यही ना हुआ, 3 हेड होंगे तो एक टेल होगा, एक टेल वाला ही देख लो ना, तो जब एक हेड वाला इतना है तो एक टेल वाला भी इतना ही होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा दिया। तो 4/16 ही होंगे, यानी 1/4, और 4 हेड हो इसका मतलब कि एक भी टेल नहीं हो, यानी कि जो ये होगा वही ये भी होगा, यानी 1/16। देख लो, 4 हेड होना मतलब एक भी टेल नहीं होना, एक भी टेल नहीं होना का तो ये लिखा नहीं है हम लोग है। या भी देख लो ना कि 4 हेड वाला कितने परिणाम है, ये एक ही तो है, तो 1/16, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो, या तो काउंट कर लो या फिर दिमाग लगा दो। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा बन जाएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों समझ में आ गया होगा, बेहद आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने फिर वही उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बट थोड़ा सा कंडीशन अलग है। लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है और वहां पर सफलता की संख्या को मतलब ले करके रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब सफलता की संख्या लेना, सफलता क्या है तो पता नहीं है, उसके लिए 2 कंडीशन आपके नीचे दिए गए हैं। लिखा है वेयर सक्सेस इज डिफाइंड है, सक्सेस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया। पहला, नंबर ग्रेटर देन 4, अगर जो संख्या 2 पासे को उछाला जा रहा है उन पासों पर यदि 4 से बड़ी संख्या है तो वो सफल हो जाएगा, यानी उसकी सफलता होगी। तो सफलता उस कंडीशन के आधार पर डिसाइड है। और दूसरा कंडीशन है 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई। पहले केस में सफलता क्या है, 4 से बड़ी संख्या आना, और दूसरे केस में सफलता क्या है कि किसी एक पासे पर माने कम से कम एक पासे पर 6 आना। तो चलिए उन दोनों के हिसाब से हम लोग अलग अलग बनाते हैं। पहले सैंपल स्पेस वगैरह वाला सब हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहले लिखेंगे हियर 2 बार उछाला रहे हैं एक पासे को, 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, जी एक पासे को 2 बार उछाल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि हियर व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, जब एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, टॉस्ड 2 टाइम्स, कितनी बार, 2 बार, टॉस्ड 2 टाइम्स, देन द नंबर ऑफ क्या क्या आएंगे वो निकालना, तो फिर 36 लिखने पड़ेंगे, वो जरूरी नहीं है, वो हम लोग समझ जाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, ठीक है, या द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे देंगे हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पता है कि एक पासे पर 6 होते हैं, 2 बार उछाला जा रहा है तो 6 के पावर 2 यानी कि 36 परिणाम होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक पर 6 आएगा, एक पर 6 आएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो कंडीशन है उसके अनुसार अपना बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग लेके चलते हैं, उससे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि माना कि x जो है, x बी और रैंडम वेरिएबल, x जो है वो एक यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट, वो क्या दिखाता है, सफलता को दिखाता है, ठीक ना, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, वो सफलता की संख्या, नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस, देन यानी x यह है नंबर ऑफ सक्सेस को बता रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस क्या है वो हम लोग अलग अलग जगह देखेंगे। चलिए फर्स्ट केस में पहला जो है इसमें कहता है कि ये सक्सेस कैसे डिफाइंड है, तो वो कह रहा है कि नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन 4 आ जाए, जो पासे पे नंबर जो है, तो यहाँ लिख देंगे कि हियर फर्स्ट केस में सक्सेस इज defined as the number greater than 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या, किस पे 4 से बड़ी संख्या ना,
तो इनटू टॉसेज ऑफ ए डाई, 2 बार जो उछाला गया है उस पर, इनटू टॉसेज ऑफ अ डाई, एक पासे को 2 बार उछाला गया है उस पर दोनों ही बार 4 से बड़ी संख्या आई हो, इसकी क्या सफलता, उसको सफलता माना है, उसके अनुकूल हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, तो इस कंडीशन के अनुसार पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं एक्स के। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। अब बताइए, 2 बार उछाला है एक पासे को, तो हो सकता है कि 2 बार उछाला तो एक भी बार 4 से बड़ी संख्या नहीं आए, यानी एक भी सफलता नहीं प्राप्त हुआ। हो सकता है कि एक बार 4 से बड़ी संख्या आ गया होगा, यानी एक सफलता प्राप्त हुई होगी। या हो सकता है कि दोनों ही बार 4 से बड़ी संख्या आ गया होगा, यानी दोनों ही बार सफलता प्राप्त हुई होगी। यानी सफलता की संख्या यही हो सकती है। एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए, इसको आपको सर्च ही नहीं करना पड़ेगा, जितनी बार की गई है, उछाली गई है, वो मैक्सिमम होगा और 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 से लेकर के वहाँ तक आप नंबर लिख दीजिए, 0 1 2, ठीक है। अगर 3 बार उछालता और तो क्या होता पॉसिबल एक्स का, 0 1 2 3 तक होता। ये मतलब आपको समझ लेना है इस चीज़ को। चलिए नाउ अब उसके अनुसार हमको निकालना होगा ना, इस अगर एक भी सफलता नहीं प्राप्त हो इसकी क्या प्रायिकता है, एक सफलता प्राप्त इसकी क्या प्रायिकता है, 2 सफलता प्राप्त इसकी क्या प्रायिकता है। वो डायरेक्ट हम यहाँ पर पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं तो फिर अगर 36 परिणाम आप लिख दोगे तो फिर बना दोगे, और नहीं लिखोगे तो उसका क्या तरीका है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। 36 परिणाम लिखोगे तो वो तो देख के पता चला, गिनना पड़ेगा ना कब कब 4 से बड़ा कितने हैं, 4 से छोटा कितने हैं, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी ऐसे तुमको पता है ना, सारणी जो बनाते थे 1 1 1 2 ऐसे बना करके 36, फिर उसमें से देखना कि कब कब 4 से बड़े वाले कितने हैं, है ना। तो हम लोग उसको ना बना करके डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे डायरेक्ट बनाते हैं उसको जरा समझना है आपको। अगर उसको आप समझ जाओगे ना तो फिर आराम से बना पाओगे। देखो नाउ, एक भी सफलता नहीं प्राप्त हुआ हो, यानी x का मान जब 0 हो, उसकी प्रायिकता क्या है। एक भी सफलता नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि एक भी बार संख्या 4 से बड़ी नहीं आई है, यानी 4 से क्या आई है, बड़ी नहीं है। तो 4 से बड़ी, इसमें नंबर कितने होते हैं पासे में, 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़ी नहीं आई है, मतलब 4 या 4 से छोटी आई है, यही ना हो सकता है। कितनी बार, दोनों ही बार। तो हम इस चीज को क्या लिख देंगे, 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिटरेचर में, एक सिंबॉलिक, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं लिटरेचर में। कैसे लिखेंगे समझना है थोड़ा सा। अब इस बात को समझ जाओगे ना तो हर क्वेश्चन को बना दोगे इजी वे। लिखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी कि जो नंबर है, नंबर क्या आए हैं, वो लेस देन और इक्वल टू 4 आए हैं, ठीक है। ऑन बोथ प्रोसेस, नंबर लेस देन और इक्वल टू, या तो 4 के बराबर या 4 से छोटी, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ 2 टॉसेस, दोनों ही उछालों पर 4 या 4 से छोटी आई है। इसका मतलब यही हुआ, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 परिणाम आते होंगे हर बार, तो दोनों ही बार, पहली बार भी यही आया, क्या आया कि 4 या 4 से छोटी आई, और दूसरी बार भी 4 या 4 से छोटी आई, मतलब 4 से बड़ी एक भी बार नहीं आई, इसलिए इसकी सफलता की संख्या 0 है। अब ये बताइए इसके अनुकूल क्या क्या परिणाम होते हैं। तो 2 परिणाम है, दोनों ही साथ साथ है, तो पहले इसकी फिर इसकी, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जब भी यहाँ दोनों परिणाम की प्रायिकता निकालना हो तो गुना करते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग हो, पता है ना, मैंने कहा था एंड हो तो इनटू करते हैं, और हो तो प्लस करते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, वहाँ पे आप देख लेंगे, फिर समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो पहली बार 4 या 4 से छोटी आई होगी। 4 या 4 से छोटी कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़ी नहीं है, तो 4 या 4 से छोटी है, तो कितने परिणाम है टोटल, 4, और टोटल परिणाम कितने होते हैं एक पासे में, 6 गुना, ये भी है ना, साथ साथ दोनों घटना हो रही है। इसकी क्या होगी, इसमें भी वही है, दूसरा जो बार उछाला गया उसमें भी 4 या 4 से छोटी आनी चाहिए। 4 या 4 से छोटी कितने परिणाम है, 4 बटा में 6। ये देखिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग। ये डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको भी जगह कम लगेंगे, समय कम लगेगा, और थोड़ा सा आप पहले से प्रैक्टिस रखेंगे तो स्पीड भी आपकी ज़्यादा रहेगी। ये देखिए कट जाएगा दोनों, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 2 दूने 4 और 3 तरीके 9, एक
आपका निकल गया। हालांकि इसको सजाना है वो पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले हम लोग सजाएंगे, वो देखिए। दूसरा में क्या है कि एक सफलता प्राप्त हुई है। एक सफलता प्राप्त हुई के मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं। सफलता प्राप्त होना क्या था कि ग्रेटर देन 4 आया होगा, यानी दो पासे, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। तो हो सकता है कि पहली बार में पहले वाले पे 4 से क्या आया हो, बड़ा आया हो, और दूसरी पर 4 या 4 से छोटी ही आई हो, मतलब एक सफलता सिर्फ प्राप्त हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले मतलब पहली बार जो चला गया वो 4 या 4 से छोटी हो और दूसरी बार में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। देखो ये जो मैंने जो सिंबल दिया ना, इसको समझोगे ना तो आपको बात समझ में आने लगेगी। इसमें क्या था कि 4 से दोनों ही बार मैंने 4 से बड़ी नहीं आई है, यानी एक भी सफलता नहीं। इसमें एक सफलता प्राप्त हुआ है, यानी एक ऐसा होना चाहिए दोनों में से जो 4 से बड़ा हो। तो देखो या हो सकता है पहली बार बड़ा हो या दूसरी बार बड़ा हो, दोनों केस हो सकता है ना। तो इन दोनों केसों को हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। कैसे? अब देखो, या तो ये आया हो या ये आया हो, या है इसलिए प्लस हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी बताओ, 4 से बड़ी इसकी क्या हो सकता है? 4 से बड़ी क्या हो सकती है? 5 या 6, 2 परिणाम है तो 2 और टोटल कितने होते हैं? 6। फिर गुना, कॉमा जहाँ दिखे ना वो गुना होता है। 4 या 4 से छोटी, तो 4 या 4 से छोटी कितने परिणाम है? 4, क्योंकि 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक होता है। अब बटा में 6, फिर प्लस है तो प्लस। फिर देखो 4 या 4 से छोटी तो 4 परिणाम है, 1 2 3 4 और बटा में 6। फिर 4 से बड़ी, कॉमा है तो गुना, 4 से बड़ी क्या क्या हो सकता है? 5 और 6, यानी 2 संभावित परिणाम, टोटल 6। इस चीज को अब आप कैलकुलेट कर लो। 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये कटे 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 2/9। अब प्लस ये भी हो जाएगा 2/9, यानी कि जोड़ देंगे तो 4/9। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता होगी। आ रहा है ना। एक अंतिम चीज है, एंड ये क्या है? दोनों ही बार सफलता प्राप्त हुई होगी, यानी इसका मतलब कि दोनों पर ही 4 से बड़ा संख्या आया है, दोनों पर ही 4 से ग्रेटर नंबर्स आए होंगे। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या हो सकती है? 4 से बड़ी कौन कौन? 5 और 6, यानी 2 संभावित परिणाम और टोटल 6। और उसके बाद इसमें भी वही है, तो 2/6। तो ये भी कट जाएगा 3, ये भी कट जाएगा 3, यानी 1/3, 1/3, यानी 1/9। अब इसी चीज को आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है? सजाना है। बिल्कुल आ रहा है इतना, मैं उस सारणी को भी दिखा देता हूं आपको। तो ये जब चीज आई ना, अब इन चीजों को याद, ये उसको जरा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं ताकि आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। इस चीज़ को आप याद करो, 4/9 है ना, और फिर 1/9। इसको हटा देते हैं और यहीं पर वो चीज़ हम लिख के आपको दिखाते हैं। अब नहीं तो वो 36 बनता, फिर 36 में से गिनना पड़ता कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक, यहां पे लिख देंगे कि therefore the, ठीक है, required probability distribution of the, therefore the required probability distribution of the given random variable is, छोटा होता तो हम डायरेक्ट सारणी में ही बना निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ा था इसलिए मैं पहले निकाल लिया, फिर सारणी में उसको बिठा देंगे। इज गिवन बाय, एक सारणी बना देंगे। सारणी में x के कितने पॉसिबल मान है? 3, 0 1 2, और उसकी प्रायिकता क्या क्या आया था? यहाँ पे आया था 4/9, ये भी आया था 4/9, ये आया था 1/9। जोड़ के देख लो एक आ रहा है कि नहीं? 4 4 8 1 9, 9/9 कट जाएगा 1, यानी हमारा ये बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड केस क्या है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम सिर्फ क्लियर कर लेते। देखिए यहाँ से हम ऊपर तो वही रहेगा ना, सिर्फ यहाँ से चेंज कर रहे हैं, आप समझ लेंगे।
सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में सक्सेस क्या कर रहा है, सक्सेस कर रहा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। 6 सक्सेस इज डिफाइंड एज, यहीं पर हम इसमें जोड़ देंगे कि सक्सेस क्या कर रहा है कि 6 अपीयर्स एटलीस्ट, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट कहाँ पे, वन डाई, एटलीस्ट वन डाई मतलब कम से कम एक पासे पर, एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम एक पासे पर ना क्या आना चाहिए, 6 जरूर आना चाहिए। अब देखिए इसके अनुकूल दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक से वो क्या कर सकते हैं, कम से कम एक पे आना चाहिए। देखिए 2 पे आ रहा है ना, दो एक पासे को 2 बार उछाले तो ऐसे आ गए परिणाम 1 1 ऐसे आते हैं ना, 2 2 करके 1 2 ऐसे आते हैं। तो कम से कम एक पर आने का मतलब क्या हुआ कि या हो सकता है कि दोनों पर आए, या हो सकता है किसी एक पर आए, वो इस साइड आए या इस साइड आए, मतलब एक पर आए, एक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पे से दोनों ही 6 नहीं आए, नहीं। 6 अपीयर्स एटलीस्ट का मतलब हुआ कि कम से कम एक पासा पर 6 जरूर आना चाहिए। पासा 6 आने की संभावना क्या क्या हो सकता है कि दोनों बार 6 आए, या हो सकता है एक बार 6 आए, या हो सकता है कि दोनों में से कोई बार 6 नहीं आए। तो ये घटना नहीं हो सकता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ यही 3 है, या तो दोनों ही बार 6 आए या किसी एक बार 6 आए। यानी यहाँ x के पॉसिबल मान क्या हो सकते हैं, या तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि कम से कम एक बार 6 जरूर आना चाहिए, एक से कम नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा कब क्या हो सकता है, 2। यानी कि इसके अनुसार यहाँ जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि कम से कम एक 6 आएगा तो सक्सेस होगा, ठीक। एक से ज्यादा रहेगा तो सक्सेस, हाँ यही ना, सक्सेस अपीयर्स एटलीस्ट वन डाई। क्वेश्चन नंबर 5 का ये 2 है ना, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 अपीयर्स ऑन द डाई, 6 अपीयर्स ऑन द डाई नहीं, 6 अपीयर्स एटलीस्ट वन डाई है ना, 6 अपीयर्स एटलीस्ट वन डाई। कुछ मिस्टेक लिख दिया क्या, हम लोग तो क्वेश्चन सही पढ़ रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं, तो मैं चेक करके फिर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए जी, वो थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैं देख लिया, वो एनसीईआरटी बुक में एटलीस्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना यहाँ पे कि सक्सेस कब होगा, हम लोग क्या मानेंगे सक्सेस को, तो बोला 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डे। अब आप हमको बताओ, अगर एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकता है। संभावित परिणाम यही होगा कि हो सकता है कि दोनों पर 6 आ जाए, हो सकता है कि किसी एक पर 6 आए, हो सकता है कि इस साइड वाले पे, बाद वाले पे 6 आ जाए, या हो सकता है किसी पर भी 6 नहीं आए। तो वो कहता है कि कम से कम एक 6 आ जाए तो हम उसे एक सफलता मानेंगे, यानी इन तीनों में से कोई भी आएगा तो एक सफलता होगा। एक पे आए या दोनों पर आए, ये एक सफलता मानी जाएगी। और अगर नहीं आता है, कम से कम एक भी 6 नहीं आते हैं, तो वो सफलता नहीं मानी जाएगी। यानी यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं x के, वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो x का संभावित मान 0 होगा, मतलब एक भी सफलता प्राप्त नहीं तो 1 होगा। यहाँ पे 2 क्यों नहीं होगा, इस बात को बड़ा समझना है कि 0 या 1 ही हो सकता है। 0 सफलता मतलब एक पर भी 6 नहीं आना, और एक सफलता का मतलब किसी एक पर कम से कम जरूर आए। एक से ज्यादा भी आया तो कोई बात नहीं है, एक पर भी आ गया तो हम उसको एक सफलता मानेंगे। इसलिए ये तीनों साथ में हो जाएगा, ये अकेले हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम लोग कैसे दिखाते हैं समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। कैसे, तो उसको समझिए। हम लोग नाउ निकालेंगे सबसे पहले p x = 0। x = 0 का मतलब एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब कि किसी पर भी 6 नहीं आया। यानी 6 नहीं आया तो क्या आया, 6 से छोटा आया। 6 नहीं आया, 6 से छोटा आया, 6 से छोटा आया दोनों ही बार, ठीक है। 2 बार उछाला गया है तो पासा दोनों ही बार 6 से छोटी संख्या है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर दोनों ही 6 से छोटी आ गया, 6 तो नहीं आया ना, 6 आएगा, कम से कम एक भी 6 आ जाए तो हम उसको एक सफलता मानेंगे। जबकि एक भी 6 आ नहीं रहा है, दोनों पे 6 से छोटी आ रही है, यानी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 में से कोई एक संख्या आ रही है। तो चलिए, तो एक पासा में ये होते हैं ना, तो 6 नहीं आ रहा है, 6 से छोटा कोई भी आ रहा है, तो इसका अनुकूल 5 परिणाम और टोटल 6। फिर सेकेंड वाले पे भी वही स्थिति है, तो 5/6 यानी 25/36। सेकेंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सफलता प्राप्त हो रही है। इसका मतलब एक सफलता किसको माना गया है, कम से कम एक पर 6 आए। कम से कम का मतलब
एक पर जरूर आना चाहिए। एक से ज्यादा पर भी आए तो भी कोई बात नहीं, एक से कम पर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कभी भी क्या क्या हो सकता है, या तो एक भी पर नहीं आए, एक पर या दोनों पर आए, तो कम से कम एक पर आ गया ना तो सफलता मानी जाएगी। तो एक पर आए या एक से ज्यादा आए वो दोनों सफलता नहीं मानी जाएगी। यानी यहां पर उसके अनुकूल क्या क्या होंगे, ये हो सकता है कि पहले वाले पर ही 6 आ जाए और सेकेंड वाले पे 6 से छोटी आए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर ही 6 से छोटी आ जाए और सेकेंड वाले पे 6 आए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों पर ही 6 आ जाए। तो कम से कम एक पर जरूर आना चाहिए। इसमें देखिए कम से कम एक पर है ना, इसमें भी कम से कम एक पर है ना, इसमें भी कम से कम एक पर है ना। एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। कम से कम का मतलब कि वो एंडिंग पॉइंट है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। उससे ज्यादा भी आए तो एक सफलता ही मानी जाएगी, इसलिए यहाँ x = 1 लिया गया है। ठीक है, अब चलिए इन सबकी प्रायिकता जैसे निकाल लेते हैं हम लोग। 6 होगा तो 6 कितने हैं, 1, टोटल 6 परिणाम। 6 से छोटी कितने होती हैं, 5, 1 2 3 4 5 और टोटल 6। फिर यहाँ पर भी 6 से छोटी 5 है बटा में 6, 6 एक प्रायिकता है तो 1 बटा में 6, 6 6 दोनों पर आ जाए तो 6 कितने होंगे, एक पासा में 1 है, 1 बटा में 6, 6 आना 1 बटा में 6, पता है ना। अरे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 पूछूं तो 6 कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं 6, तो वही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रायिकता। अब इसको अब बना दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटा में 36 प्लस 5 बटा में 36 प्लस 1 बटा में 36, ऐड करेंगे 5 5 10 11 बटा में 36। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देना जैसे मैंने बनाया था कि नाउ द, या देयरफॉर कर देना, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए शॉर्ट में दी आप लोग लिख देंगे या रिक्वायर्ड करके लिख दीजिए, द required probability distribution of the given, ठीक है, given random variable, given random variable is given by, यहाँ पे एक चार्ट बना दीजिएगा, ये x, ये px 0 1 दो ही तो है ही, एक है 11 बटा में 36, सॉरी ये 25 बटा में 36 है ना, ये है 25 बटा में 36 और ये आया है 11 बटा में 36। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बशर्ते आपको प्रश्न को समझ में आना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं गलती हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा ना आपको, पूरा दिख रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया 25 बटा में 36, एक 11 बटा में 36, तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर क्लियर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको प्रश्न दिया गया है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब का एक समूह है, उनमें से विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, मतलब 30 बल्ब टोटल हैं, 6 उसमें खराब हैं। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से 4 बल्ब का एक जो है कि नहीं सैंपल निकाला जाता है यादृच्छिक बिना देखे हुए, विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ। इसका मतलब कि निकाला गया, देखा गया, फिर रख दिया गया, फिर निकाला गया, देखा गया, फिर रख दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो उस कंडीशन में डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या को प्रदर्शित करने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रायिकता बंटन आपको बनाना है। चलिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया डाटा वो उसको लिखिए कि हियर टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब्स है ना वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो 30 हैं। और इसी में कहता है कि एंड जो खराब बल्ब हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, वो हैं 6। तो आप ही बताइए उसमें अच्छे बल्ब्स कितने हैं जिसको नॉन डिफेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव जिसको हम अच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 30 माइनस 6, यानी 24 बल्ब्स जो हैं वो सही हैं और 6 बल्ब खराब हैं। ये हमारी डेटा है। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ से 4 बल्ब्स निकाले जा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हियर
प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कर सकते हैं आप। हियर 4 बल्ब्स, ठीक है, 4 बल्ब्स क्या किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, आर ड्रॉन, वो भी बिना देखे हुए, और कहाँ से, रिप्लेसमेंट के साथ निकाला जा रहा है, ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स के समूह में से, ठीक है, 30 बल्ब्स विथ रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब निकाला गया, देखा गया, फिर रख दिया गया विद रिप्लेसमेंट। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कैसे बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक P और एक Q, 2 हम इफेक्ट यहाँ पे इवेंट लिए हुए हैं। पहला जो प्रोबेबिलिटी है P है, सेकंड वाला Q है। P किसके प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा, तो P बतलाएगा, स्मॉल p है, ये बतलाएगा डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता को। अब आप बताओ डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 6, टोटल कितने हैं, 30, यानी 1/5 डिफेक्टिव बल्ब्स होगी, इसकी प्रायिकता होगा 1/5। और यदि नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता है, उसको हम Q से डिनोट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो नॉन डिफेक्टिव कितने, 24, तो 24/30, यानी 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। यानी हमने क्या किया, इसको बहुत थोड़ा सा आराम से बनाना होगा, क्योंकि 4 बल्ब हैं, 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं उसको दिखाने के लिए थोड़ा समझना होगा, इसलिए मैं इसको पूरी आराम से दिखा रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला, मैंने 2 कंडीशन को, एक डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता और एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता को अलग अलग ना P और Q से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, रैंडम वेरिएबल मेरा क्या होगा कि नाउ x जो है, लिख देते हैं यहाँ पे कि नाउ लेट, अब माना कि x बी द रैंडम वेरिएबल, वो एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स, जो बताता है कि दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ, वो क्या बताएगा, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। मतलब x क्या कर रहा है, वो डिफेक्टिव बल्ब्स के नंबर्स को बता रहा है, यानी यहीं पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब आप मेरे को बताइए कि देन उस कंडीशन में हमारा पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। अब देखिए 4 बल्ब निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं हो। 4 जो निकाले गए हैं, 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं, उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव हो, ऐसा हो सकता है कि 3 डिफेक्टिव हो, या ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों ही डिफेक्टिव हो, मतलब खराब हो। मेरी बात को समझिए आप। एक्स क्या बता रहे हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या 4, उसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, बट निकाल रहे हैं 4 ही ना, तो 4 निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि चारों के चारों खराब, हो सकता है 3 खराब, या 2 खराब, या 1 खराब, या 1 भी खराब नहीं, यही संभावनाएं हो सकती हैं। यानी रैंडम वेरिएबल का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो ये हो सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से जो पॉसिबल वैल्यूज दिए गए उनकी प्रायिकता निकालेंगे, फिर उसके प्रायिकता बंटन हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रायिकता है ना, बड़ा अजीब सा है, समझना है आपको। आपने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा होगा, सिलेक्शन की जब बात होती है तो कॉम्बिनेशन की घटना होती है, और यहाँ वही हम लोग सहारा ले रहे हैं। ये देखिए, एक भी डिफेक्टिव बल्ब्स नहीं निकला हो, जो 4 बल्ब निकाले गए हैं उनमें से एक भी डिफेक्टिव बल्ब्स ना निकला हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ऐसी प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, ये देखिए मैंने P और Q क्यों लिया है। P मतलब सफलता, Q मतलब असफलता, ऐसे समझिए। डिफेक्टिव बल्ब्स निकल जाए तो सफलता, ना निकले तो असफलता। तो हम लोग इसको ना, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखे होंगे, उसके बाद आपको मैंने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन भी समझाया था, उसकी सहायता से अगर हम बनाए सिलेक्शन की बात पे तो आराम से बना सकते हैं। देखिए हम लोग 4 बल्ब निकाल रहे हैं, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब
कि जो हमारी चारों के चारों बल्ब हैं वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पी क्या बताता है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रायिकता, और क्यू क्या बताता है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रायिकता। लेकिन यहाँ जो बल्ब निकले हैं वो जीरो हैं। जीरो पॉसिबल वैल्यू का मतलब कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब्स नहीं है। तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो, और इसका मतलब चारों के चारों क्या है, नॉन डिफेक्टिव्स है। ये समझिएगा, फिर कैलकुलेशन तो बाद की बात है। अगर मैं कहूं कि एक डिफेक्टिव बल्ब निकला है, यानी कि ये देखिए सी है, सी मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, 4 बल्ब सिलेक्ट किए हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव है। तो जो डिफेक्टिव होगा उसके ऊपर कैसे पावर रखेंगे, जरा ध्यान समझिए। अगर एक डिफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव है, तो जो डिफेक्टिव होगा उसके ऊपर कैसे पावर रखेंगे, जरा ध्यान समझिए। अगर एक डिफेक्टिव है यानी कि एक डिफेक्टिव है, इसका मतलब 3 नॉन डिफेक्टिव है। यहाँ पे क्या था, एक भी डिफेक्टिव नहीं बल्कि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव। यहाँ पे एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव। अगर मान के चलिए कि 2 डिफेक्टिव बल्ब निकल रहे हैं, यानी कि 4 सेलेक्ट किए, उसमें से 2 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, पावर 2, और नॉन डिफेक्टिव वाले का भी 2। इस प्रकार से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा घटना क्या है कि चौथा घटना कि 3 डिफेक्टिव्स निकल गए। 3 डिफेक्टिव तो 4 सेलेक्ट किए, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 3 और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए आपको पता है ना, बाइनोमियल थ्योरम वाले में आपको हम समझाए थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले में भी आपको समझाया गया था फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। पी असफलता को, क्यू असफलता को ऐसा हमको दिखाया गया था। तो ये अगर 3 डिफेक्टिव निकले तो एक नॉन डिफेक्टिव निकला होगा, और चौथा जो है x = 4, इसका मतलब कि 4 बॉल निकालें और चारों के चारों डिफेक्टिव हैं, यानी डिफेक्टिव्स 4 और नॉन डिफेक्टिव्स 0। इस प्रकार से हम लोग कॉम्बिनेशन की सहायता लेकर के इस प्रोबेबिलिटी को बना सकते हैं। ऐसे आप कितना भी दिमाग लगाओगे थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको आसान वे में हम लोग कैसे बनाएं, इसीलिए आपको मैंने ये समझाया है, ठीक। अब रहा कॉम्बिनेशन की बात, तो मैंने कॉम्बिनेशन की बात आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे कैसे कॉम्बिनेशन का निकालते हैं वैल्यूज। चलिए 4C0 क्या होता है, हमेशा याद रखें, MC0 1 होता है, याद रहेगा, इनटू किसी का पावर 0 1 हो जाएगा। अब Q का मान क्या है, Q का प्रोबेबिलिटी यहाँ सब निकला हुआ है, आपको वहां से ले चलना है, यानी 4/5, ठीक है। ये घटनाएं आपको समझ में आई। अब देखिए अगर आप ऐसे ना बना करके बनाते कि 4 निकला है, तो आप ऐसे लिखते, हो सकता है कि चारों में से एक भी नॉन डिफेक्टिव हो, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, तो आप कैसे बनाते, थोड़ा सा सोच के देखिए। मतलब इसमें भी डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव की प्रायिकता क्या है, मतलब आपको डिफेक्टिव का निकालना है, थोड़ा समझिए। पॉसिबल वैल्यूज x = 0 का मतलब कि उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला है। तो अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला है, इसका मतलब कि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव है, इसी की प्रायिकता निकालनी है ना यहाँ पे। तो चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालोगे, 4 बल्ब निकाले, वो रिप्लेसमेंट के साथ है, एक पहला निकाला गया तो पहला नॉन डिफेक्टिव निकला, इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहला निकाला जाएगा। नॉन डिफेक्टिव कितने थे, नॉन डिफेक्टिव आपका प्रायिकता निकाल ही लिए हो वैसे, फिर भी पहला नॉन डिफेक्टिव था, तो इसका क्या होगा, 4/5। फिर बॉल उसमें डाल दिए जा रहे हैं, या ऐसा डायरेक्ट अगर शुरुआत से बनाते हैं तो 24 थे नॉन डिफेक्टिव, 24/30 वो बॉल निकाला गया, फिर उसमें डाल दिया गया, तो फिर उसमें डाल दिया गया, तो फिर निकाला गया, तो वो नॉन डिफेक्टिव फिर निकला, तो फिर 24 ही नॉन डिफेक्टिव थे, फिर 30, ऐसे करके बनाना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको आराम से सक्सेस अनसक्सेस वाले से हम लोग समझा रहे हैं, ठीक। चलिए इसकी मान क्या हो जाएंगे, 4/5, कोई दिक्कत, अच्छा पावर 4 था ना, वो तो छूट ही गया, कितने हो जाएंगे, ये देखिए, तो ये एक से करेंगे तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो 4/5 के पावर 4 ही रहेगा। अब 4/5 के पावर 4 4 का पावर 4 कितना होगा, 4 के पावर 4 हो जाएंगे, 4 4 16 16 64 64 256, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 के पावर 4 50 25 50 125 हो गए 625, ठीक है। ऐसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखो आया कि नहीं आया, वैसे भी निकालते तो यही आता, मतलब सफलता एक भी प्राप्त नहीं हुई, मतलब चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हैं। अगर चारों नॉन डिफेक्टिव हैं तो इसकी प्रायिकता निकाल लो, पहला नॉन डिफेक्टिव 4/5, ये 24/30, एक ही बात हुआ। फिर उसको डाल दिए तो फिर उसमें से निकालोगे, फिर वो नॉन डिफेक्टिव, तो फिर 4/5, फिर से डाल दिए, फिर निकालोगे तो उसमें नंबर तो वही रहेंगे, 4/5 4/5, देखो गुना करो तो यही आएगा। तो ये भी प्रोसेस है। अब यहाँ पे तो ये प्रोसेस था, अगला वाले में थोड़ा सा लेंदी होगा। वो क्या होगा लेंदी, 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं, उसमें से 3 क्या होंगे
नॉन डिफेक्टिव एक सिर्फ डिफेक्टिव हो रहा है, इससे तो एक सफलता हो रही है। अब ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले डिफेक्टिव निकल जाए, है ना, बाद में 3 नॉन डिफेक्टिव निकले, या ऐसे हो सकता है कि पहले डिफेक्टिव, पहले नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, ऐसे जैसे जो घटना है सबको बनाना पड़ेगा। तो उससे आसान है कि हम लोग ये सी वाला कलेक्शन सिलेक्शन वाले कॉम्बिनेशन वाले का सहायता ले लेते हैं, इसीलिए ये आसान हो जाता है, वरना ये सब बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4C1 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। याद रखेंगे ये सब मान आपको कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन के में एक्सरसाइज में बताया गया है, प्लस में हमने इस एक्सरसाइज को डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहां भी लास्ट में मैंने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के फॉर्मूला को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो 4C1 क्या होगा 4। अब देखिए P क्या है, P आपकी डिफेक्टिव बल्ब से हैं, तो उसकी प्रायिकता आपको लिखा गया 1/5, पावर क्या है 1, इंटू Q क्या है 4/5, सब मान आपको दिया गया है, बस आपको रख के कैलकुलेट करना है। तो 4 1/5 का पावर 1 है तो 1/5 ही हो जाएगा। 4 टू द पावर Q कितना होगा, 4 के पावर 3 64 होता है, 5 के पावर 3 125 होता है। यहाँ से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में गुना कीजिएगा तो 64 चौके 256 और नीचे में 125 पाँचे 625। फिर इसको करेंगे 4C2। 4C2 कैसे निकलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, n × n-1/2 ऐसे निकलता है फॉर्मूला से। ठीक है, ये चलिए इनटू P का मान क्या है 1/5, पावर 2 है तो पावर 2, इसका मान कितना है Q का मान 4/5, पावर 2 है तो पावर 2। ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, या 2 3 6 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 छक्का 96, और नीचे हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आराम से इसको निकालेंगे। ये देखिए 4C3 का मान वही होगा जो 4C1 का होता है, तो हम लिख सकते हैं 4C1। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा NCR = NC(n-r), यानी कि हम R लिखें या N में से R घटा के लिखें मान वही आएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। कब करते हैं, जब यहाँ पर जो वैल्यू है इसके आधा से ज़्यादा हो तो हम घटा करके लिख देते हैं, ताकि कैलकुलेशन जिधर से नज़दीक हो वही कार्य करना चाहिए। तो 4C1 का जो मान होगा वही 4C3 का होगा, इनटू P का मान 1/5, पावर 3 है तो 3, Q का मान 4/5। तो 4C1 का वैल्यू तो 4 होगा, क्योंकि NC1 तो 1 n होता है। 1 का Q कितना होगा 1, 5 का Q 125, 4/5, ये गुना कर देंगे 4 चौका 16, 125 पचे 625। नीचे देखिए 4C4, n का मान भी एक ही होता है, NC0 और NCN सेम होता है 1। P का मान 1/5, पावर 4, Q का मान 4/5, पावर 0, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 का पावर 4 करेंगे 1, 5 के पावर 4 करेंगे 625, फिर 4/5 के पावर 0 है तो 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/625। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने जो कहा, वरना आप ना परेशान हो जाएंगे निकालते निकालते। तो ये जब निकल जाएगा तब जाकर के अंतिम क्या होगा, लास्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको बनाना पड़ेगा चार्ट। वो चार्ट तो आप बना लोगे, फिर भी मैं दिखा देता हूँ बना करके। 1 मिनट आप ठहरो, उसको मैं समझा देता हूँ, पहले देख लेता हूँ सब कुछ आया है या नहीं। वो पूरा ब्लैक आ गया ना, 1 मिनट रुकिएगा तो जरा मैं इसको ठीक है। ठीक है, वो ब्लैक हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, वो लाइट अचानक से कट गया ना तो पता नहीं चला। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, वैल्यू सारे यहाँ पे हैं, उसके अनुसार कैलकुलेशन किया गया है। आप उन कैलकुलेशन को समझ सकते हैं इजी वे में। सिर्फ आप ये NCR को समझ लें, फिर इसको P की जगह पे P का मान, Q की जगह पे Q का मान, जो भी दिया गया है आप उसको पुट करेंगे। ठीक है, और पुट करने के बाद यहाँ कैलकुलेटिव तरीके से आप उसको जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये चारों मान जो आया पांचों, इसको लेकर के एक टेबल बना देना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ, वो आप कैसे बनाओगे लास्ट में। मतलब इस एक्सरसाइज में ना बस आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल ये सब पढ़ना है। फिर आगे में आपको फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएशन निकालना है, वो सब भी आएगा। वो मैं सेकंड पार्ट में बना दूंगा, इसके 2 पार्ट कर दूंगा, थोड़ा तो लंबा वीडियो हो जाएगा ना। तो लास्ट में आपको हेंस करके या देयरफॉर करके लिखना है कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, की लाइन आ गया, वही दिक्कत हो जाता है।
द रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन रैंड, फिर देखिए फिर कट हो गया वो कुछ लाइट में प्रॉब्लम हो गया होगा, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आपको तो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, ठीक है। तो हम एक सारणी बना देते हैं यहाँ पे। उस सारणी में यहाँ पे आपका x, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी x क्या क्या है, 0 1 2 3 4, इतना ही है ना। इन सब के आधार पे आप जो मान आए उसको पुट कर दीजिए। चलिए 0 वाले में इस सब लाइन से लिख दीजिए 256 अपॉन 625, फिर ये भी आया है 256 बटा में 625, फिर ये भी आया, ये आया है 96 625, ये आया है 16 625 और ये आया है 1625। अब देखो गलत है या सही, जब ऊपर वाले को ऐड करोगे, इस सबको ऐड करोगे ना, सबके बटा में 625 है तो एलसीएम सेम होगा। ऊपर वाले को ऐड करोगे तो देखो 625 आएगा और उसको कट करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो 6 6 12 6 18 6 24 25 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है कि अ कॉइन इज बेस्ड। देखिए बेस्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपातपूर्ण है। सो डैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब जितना बार टेल आने की प्रायिकता होगी ना उसका 3 गुना हेड आने की प्रायिकता है। मतलब वो कहने का मतलब कि एक बार हेड टेल आएगा तो 3 बार हेड आएगा, ऐसी एक सिक्का है। इफ द कॉइन इज ट्वाइस, और अगर उस सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो टेल्स आने की संख्या को प्रदर्शित करने वाला प्रायिकता बंटन बनाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना ये होगा कि मान लिया जाए x क्या होगा, रैंडम वेरिएबल क्या होगा लिखेंगे कि लेट x जो है ना, x बी द रैंडम वेरिएबल, x क्या होगा, वो रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स, जो बताएगा, विच डिनोट्स क्या बतलाएगा, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। 1 मिनट थोड़ा ठहरिएगा, इतने कॉल, ठीक है। तो विच डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, वो क्या दिखाता है, टेल्स की संख्या को बताता है। नंबर ऑफ टेल्स कब, तो जब हम लोग एक बेस्ड क्वाइन को दिया ना, व्हेन बेस्ड मतलब होता है पक्षपात करने वाला, बेस्ड क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब हम किसी एक बेस्ड क्वाइन को 2 बार उछालते हैं तो उस समय आने वाले टेल्स की संख्या को x जो है ना वो दिखाता है, और वही रैंडम वेरिएबल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बताइए, देन उस कंडीशन में सिंपल स्पेस क्या क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग ले लेते हैं कि देन द सिंपल स्पेस इज गिवन बाय। सिंपल स्पेस क्या क्या होगा, यानी इस क्या होगा, एक के सिक्का में या तो हेड आता है या हेड टेल आता है या टेल हेड आता है या टेल टेल आता है, 2 बार उछाला जा रहा है ना, ये परिणाम होंगे। यानी इस कंडीशन में आपका जो है नंबर ऑफ एस जो है वो हो जाएंगे 4। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे कहता है कि इसी कंडीशन में वो बेस्ड क्वाइन है, बेस्ड क्वाइन है तो प्रश्नानुसार, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एक हेड आने की प्रायिकता एक टेल आने की प्रायिकता के क्या है, 3 गुना है। मतलब वो 1 बार आता है तो ये 3 बार आता है, यानी हेड आने की प्रायिकता और यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता अगर मैं बात करूँ तो समझिए, टेल आने की प्रायिकता अगर टेल 1 बार आता है, टोटल 4 संभावित परिणाम है, तो हेड जो है उसकी 3 गुना होगा, यानी वो 3 बार आने की प्रायिकता है। ये आपको समझना होगा। एक टेल आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, एक टेल आने की प्रायिकता यहाँ पे है 1/4, और हेड आने की प्रायिकता उस टेल आने की प्रायिकता के 3 गुनी है। स्पष्ट में दिख रहा है कि ए कॉइन इज बेस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइक टू अकर एज टेल। अगर टेल 1 बार आता है तो हेड 3 बार आता है, ठीक, और टोटल संभावित परिणाम तो रहेगा ही।
अब एक बात समझिए, ये तो आपके हो गए। अब यहाँ पे जो x है उस x के आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, जो कि x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टेल्स बता रहा है। यहाँ पे लिख देंगे एंड x क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ टेल्स। अगर ये नंबर ऑफ टेल्स को बता रहा है देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। तो बताइए इस सिंपल स्पेस में एक्स के अनुसार पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। टेल्स की संख्या कितनी है, एक भी नहीं है, या एक है या दो है, यानी या तो एक भी नहीं होगा, एक भी बार टेल नहीं आएगा, या एक बार टेल आएगा या दो बार टेल आएंगे। यही उसके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं एक्स के, रैंडम वेरिएबल के, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से निकालना होगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नाउ निकालते हैं पहले x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि एक भी बार टेल नहीं आया, एक भी बार टेल नहीं आया मतलब दोनों बार हेड आया, और एक बार हेड आने की प्रायिकता क्या है 3/4, और दो बार आया है यानी कि 3/4 दो बार हो जाएगा, यानी कि 9/16, ठीक है। फिर इसी प्रकार से p x इज इक्वल टू 1 मतलब एक बार क्या आया है, टेल आया है। एक बार टेल आया है तो इसमें दो संभावनाएं हैं। एक बार टेल आने का मतलब हो सकता है, एक बार टेल ने कौन कौन है, ये है और ये है, यानी या तो पहले हेड फिर टेल आया होगा, या ऐसा है कि पहले टेल और बाद में हेड आया होगा। दोनों में से कोई भी एक संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। तो अलग अलग कर या एक साथ भी कर सकते हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो पहले हेड की क्या है 3/4, इधर साइड लिख दें क्या, इधर लिख देते हैं। हेड के लिए 3/4 गुना टेल के लिए 1/4, फिर प्लस टेल के लिए 1/4 और हेड के लिए 3/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो नहीं है। चलिए इसको आप गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/16 प्लस 3/16, यानी ऐड कर देंगे तो 6/16। कटा भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम कटा के दिखा देंगे आपको। एंड एक लास्ट है x इज इक्वल टू 2 का मतलब कि दोनों ही बार टेल आया हो, दोनों बार टेल आया, इसके अनुकूल इसमें देख लीजिए कौन है ना, चार ही परिणाम है ना, आप देख रहे हो। एक ये है एक हेड वाला, एक दो हेड वाला और एक दो टेल वाला, ठीक। तो इसके अनुसार वही होना चाहिए कि टेल्स की संख्या या तो एक भी नहीं है मतलब दोनों बार हेड आया होगा, एक टेल है यानी कि HT होगा या TH होगा, देख लो, और दोनों टेल यानी TT होगा। चलिए TT दोनों टेल है, पहला टेल होगा इसकी प्रायिकता 1/4, दूसरा भी टेल है उसका भी 1/4 यानी 1/16। अब इसी चीज को आपको सारणी में दिखा देना है, ठीक है। तो सारणी कैसे दिखाते हैं हम लोग, ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर वाले को हटा दूं, लास्ट में हम लोग इसको क्या लिखेंगे हेंस करके, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड मतलब अभिष्ट probability distribution of the given random variable is given by और यहाँ पर बना दीजिए सारणी। वो सारणी कैसे होगा, ऊपर में रैंडम वेरिएबल, नीचे में उसकी प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल का मान 0 1 2 है, 0 1 2। 0 वाले का प्रोबेबिलिटी क्या था 9/16, 1 वाले का 6/16 और 2 वाले का 1/16। चेक कर लीजिए 9 6 15 1 16, 16/16 कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको कटा भी सकते हो, ये कट जाएगा तो 2 से 3 बार में 2 3 6 और 2 8 16, बाकी तो कटेगा नहीं। यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब देखिए सुनिए, 1 से 7 तक इसमें हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियोज में 8 के बाद डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, तो सबको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। 7 नंबर तक आप इसमें देख लें, नेक्स्ट पार्ट में 8 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, धन्यवाद।